पिछले हफ्ते हमने फिर से यूक्रेन में रशिया के बॉम्ब और मिसाइल्स गिरने की वीडियोस देखी। रशिया और यूक्रेन की वॉर को पूरा 1 साल हो चुका है और अभी भी वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। इस वॉर को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट है? इंडिया ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि रशिया जो भी कर रहा है गलत कर रहा है? इसमें हमारा क्या फायदा है? असल में वॉर हुई क्यों थी और इसकी आज की सिचुएशन क्या है? क्या ये वॉर सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच है या यूएस का भी इसमें कुछ लेना देना है? वैसे ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, यूएस उसमें इन्वॉल्व होता ही है, चाहे ये वॉर कितनी ही गलत चीज क्यों ना हो। पर क्या रशिया के पास वॉर के अलावा कोई और चारा था? इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू द जिस्ट टू डिस्कस व्हाई दिस वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन एंड हु द रियल कल्प्रिट इज। पिछले साल फेब 2022 को रशिया यूक्रेन में घुसा था और बहुत जल्दी कुछ ही मंथ्स में उसने उसका ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया था। और आज की डेट में रशिया लुहांस्क जो कि ईस्टर्न पार्ट है वहां से लेके खैरोन जो कि सदर्न पार्ट है उसे ऑक्यूपाई करके बैठा है। पर एक टाइम के यूक्रेन की कैपिटल कीव के जस्ट ऊपर तक पहुंच गया था, वहां तक का एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। पर यूक्रेन लड़ता रहा और आज की डेट में यूक्रेन ने बहुत सारा अपना हिस्सा वापस ले लिया है। रशिया बैकफुट पे है और फ्रैंकली अब दुनिया की नजरों में ह्यूमिलेट हो रहा है। आज के दिन में बखमुत नाम की जगह में लड़ाई हो रही है जो कि डोनेस्क और लुहांस्क के बीच में पड़ता है। ये दोनों स्टेट्स लुहांस्क और डोनेट्स्क का नाम याद रखना बहुत जरूरी है इस वीडियो के लिए, क्योंकि लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। यूक्रेन के ये दोनों स्टेट्स ईस्टर्न साइड पे रशिया का बॉर्डर शेयर करते हैं और ये दोनों स्टेट्स सेपरेटिस्ट स्टेट्स हैं, यानी कि वहां के लोग अपने आप को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानते बल्कि वो प्रो रशियन है, यानी कि रशिया को सपोर्ट करते हैं। अब रशिया ने इसी चीज का फायदा उठाया था और यूक्रेन को इसी साइड से कैप्चर करना शुरू किया था। असल में ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं बल्कि यूएस और रशिया के बीच वर्ल्ड की डोमिनेंट पावर बनने की है। यूक्रेन तो बस बीच में फंस के रह गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे। 1991 में यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन और रशिया अलग अलग देश बन गए थे, पर 2014 तक रशिया का यूक्रेन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा और यूक्रेन उसके हिसाब से ही चलता रहा। 2014 में रशिया ने क्रेमिया नाम की जगह को भी ऑक्यूपाई कर लिया था जो कि उस टाइम पे यूक्रेन का पार्ट था। रशिया की इन्हीं हरकतों की वजह से यूक्रेन के लोग तंग आ चुके थे और अपने आप को रशिया की डोमिनेंस से छुड़वाना चाहते थे। और तभी से यूक्रेन के दिमाग में ये चलने लगा कि उसे नेटो का भाग बनना चाहिए। नेटो एक ट्रीटी है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि यूएस से डोमिनेट करता है। ये ट्रीटी 1949 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद यूएसए और यूरोप ने मिलकर बनाई थी यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। अब 1991 में यूएसएसआर तो टूट गया, पर उसमें से सबसे बड़ा विलन रशिया निकल के आया, जिसे नेटो अब दबा के रखना चाहता है। ये ट्रीटी 11 देशों से बनी थी और आज की डेट में इसमें 30 देश शामिल हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने की बात यह है, इन 30 में से किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है तो बाकी 29 देशों की आर्मी उसे डिफेंड करने आएगी, जो कि नेटो को एक वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इसी तरीके से नेटो में और देश ऐड कर करके यूएसए अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है और पावरफुल होता जा रहा है। सोच के देखिए, जिसके पास 30 देशों की आर्मी की पावर हो उस पे कौन ही डोमिनेंस जमाएगा, उस पे कौन ही अटैक करेगा। और आज की डेट में यूएस यूक्रेन को भी अपने अंदर शामिल करना चाहता है और दूसरी तरफ रशिया से प्रोटेक्शन के लिए यूक्रेन भी यही चाहता है कि वो नेटो में शामिल हो जाए। अब जितने देश नेटो में ऐड होते रहेंगे यूएसए उतना ही स्ट्रांग होता रहेगा और रशिया उतना ही वीक। अब मैप पे अगर आप देखें, यूक्रेन से लेफ्ट पे जितने भी देश हैं वो सारे नेटो के हैं, तो नेटो और रशिया के बीच में सिर्फ यूक्रेन बचता है अब। और यूक्रेन की सारी ईस्टर्न साइड रशिया से बॉर्डर शेयर करती है। इसीलिए रशिया यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसको बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रशिया की सारी वेस्टर्न बाउंड्री नेटो की आर्मी से भरी होगी। कोई भी देश ही नहीं चाहेगा कि उसकी सारी बाउंड्री पे दुश्मन के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय हों। इसीलिए ये सब होता हुआ देख के रशिया चुपचाप तो नहीं बैठ सकता, उसने कुछ तो करना ही था। बस यही मेन मुद्दा है, इसी बात की लड़ाई है। अब रशिया ने यही सोचा कि इससे पहले नेटो और यूक्रेन हाथ मिलाएं, मुझे कुछ करना होगा, इसीलिए उसने यूक्रेन को बंदी बना के वॉर करने की धमकी दी और नेटो से 2 शर्तें रखी और कहा कि अगर तुम ये शर्तें मान लेते हो तो मैं वॉर नहीं करूंगा। पहली शर्त थी कि रिटर्न में दो कि आप यूक्रेन को अपना पार्ट कभी भी नहीं बनाओगे, ना अब ना फ्यूचर में। और दूसरा, ईस्टर्न यूरोप में नेटो की जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उसको बंद करना होगा। और ऑफ कोर्स नेटो ने ये दोनों शर्तें मानने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दी। तो ये तो था सारा वॉर का बैकग्राउंड। इंडिया ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि
रशिया जो भी यूक्रेन में कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसमें हमारे क्या फायदे नुकसान है? इसके पीछे सीधे सीधे 4 कारण हैं। पहला, इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन रशियन इंपोर्टेड वेपन्स। इंडिया के 60 to 80% डिफेंस की वेपन्स रशिया से इंपोर्ट होते हैं, और ये आज की बात नहीं है बल्कि सोवियत यूनियन के टाइम से चल रहा है, यानी कि 30 साल से चल रहा है। पिछले 5 सालों में रशिया ने इंडिया को $13 बिलियन के वेपन्स एक्सपोर्ट किए हैं। इंडिया ने अब धीरे धीरे रशिया से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए यूएस, इजराइल, फ्रांस, यूके यहां से वेपन्स इंपोर्ट करना स्टार्ट किया है, पर ये कोई ओवरनाइट टास्क नहीं है, इसमें 10 से 15 साल लगेंगे। दूसरा मेजर रीजन, रशियाज क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना। रशिया के खिलाफ पब्लिकली बोल के इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि रशिया चाइना के क्लोज आए। इंडिया और चाइना लगभग 4000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, और सबको पता है कि आए दिन वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट होता ही रहता है। हमारे सैनिक और उनके सैनिक लड़ते रहते हैं। अभी पिछले साल दिसंबर 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में लड़ाई हुई थी। अब जब सारा वेस्टर्न वर्ल्ड, ये यूएस, यूके रशिया को आइसोलेट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, रशिया हेल्प के लिए चाइना की तरफ देखेगा। अब इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि रशिया चाइना के करीब आए, क्योंकि इंडिया के लिए पाकिस्तान और चाइना ही सबसे बड़े बॉर्डर थ्रेट्स हैं, और इन दोनों देशों को टैकल करने के लिए इंडिया को रशिया की हेल्प चाहिए। तीसरा रीजन, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन और जीडीपी को टैकल करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, और उस एनर्जी को मीट करने के लिए खुद के गैस और ऑयल के रिजर्व्स इंडिया के पास इतने नहीं हैं। तो इंडिया मोस्टली अपना सारा ऑयल रशिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट करता है। इस वॉर के चलते जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो रशिया ने इंडिया को सस्ते दामों पे ऑयल बेचना शुरू किया, और इंडिया ने दोनों हाथों से डिस्काउंट पे ऑयल खरीदा। जैसे कि लास्ट ईयर दिसंबर में इंडिया ने 1.2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल खरीदा था रशिया से, जो कि उससे पिछले साल के मुकाबले 33 टाइम्स ज्यादा है। इंडिया का कहना है कि डजंट मैटर क्या सिचुएशन है वर्ल्ड में, इंडिया की जिम्मेदारी है कि जहां से भी सस्ता तेल मिले खरीदे। और इस बात से यूएस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली होगी भी क्यों? असल में इंडिया ये क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके यूएस और यूके को ही बेचता है आगे, तो विन विन सिचुएशन बन जाती है। और चौथा, इंडिया हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद रशिया। रशिया ने अपनी पहली फॉरेन एम्बेसी मुंबई में 1900 में खोली थी, जब हम ब्रिटिश राज के अंडर थे। हिस्टोरिकली भी देखा जाए, इंडिया और रशिया दोनों एंटी वेस्ट और एंटी यूएस सेंटिमेंट रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ब्रिटिश राज के अंडर था और रशिया कोल्ड वॉर में यूएस का ओपोनेंट था। तो रशिया के साथ इंडिया के रिलेशनशिप शुरू से ही अच्छे रहे हैं। इंडिया असल में है ही न्यूट्रल कंट्री। अगर इनकी हिस्ट्री भी देखी जाए, ये सभी देशों के साथ अपने रिलेशनशिप बैलेंस रखता है। एस जयशंकर, जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो लास्ट टाइम जब नवंबर में मॉस्को गए थे, वहां पे उन्होंने इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स को स्टेडी एंड टाइम टेस्टेड कहा था। वैसे यूएस और वेस्ट के पीछे लग के इंडिया को अपने रिलेशनशिप्स खराब करने भी नहीं चाहिए। हमारे ऊपर वेस्ट के डोमिनेशन को थोड़ा तो कम करना चाहिए। नॉट टू से वॉर इज अ गुड थिंग, बट जनरली। पर बहुत लोगों ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है कि इंडिया ने रशिया के खिलाफ इस वॉर में कुछ नहीं कहा। प्रवीण चक्रवर्ती, जो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं, द एक्शंस दैट इंडिया इज एंगेज्ड इन सो फार डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी रिमोर्स और इवन माइल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द इवेंट्स इन यूक्रेन। पर देखा जाए इंडिया कर भी क्या सकता है? उसे सबसे पहले अपने लोगों का सोचना है, और वो इस सिचुएशन में वही कर रहा है। इन सभी फैक्टर्स के चलते हम अपने लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। इंडिया किसी भी हाल में रशिया को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। हार्श रियलिटी तो ये है कि सभी देशों को अपनी जंग खुद ही लड़नी होती है। अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन को भी खुद ही लड़नी होगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।